हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है वो है दिल्ली के एक स्वतंत्र पत्रकार, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अभी अरेस्ट किया है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट OSA। कारण क्या है? तो कारण है दोस्तों, इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने चीनी सीमा पर जो LAC है उस पे भारतीय सेना की जो नियुक्ति, जो डिप्लॉयमेंट थी, उसके बारे में जानकारी चाइनीज इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कराई है। ठीक है दोस्तों। तो क्या किया इन्होंने जो भारतीय सेना का जो डिप्लॉयमेंट हुआ था या जो नियुक्ति हुई थी चीनी सेना के ऊपर, उसकी जानकारी चीनी खुफिया विभाग को दी है। और इनके साथ इनके दो साथी, जिसमें एक चीनी महिला है और एक नेपाली मित्र है इनका, उनको भी अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि OSA होता क्या है? व्हाट इज OSA? अब सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज OSA, भैया OSA होता क्या है जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों, OSA को एंटी स्पाइंग लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसको ब्रिटिश औपनिवेशिक काल या फिर जो कॉलोनियल पीरियड था ब्रिटिश एम्पायर का भारत के ऊपर, तब लाया गया था। कब लाया गया था? 1889 में लाया गया था। 1889 में लाया गया था। तब इसका नाम था द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 14, 1889। दोस्तों, ये वही टाइम था जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और कहीं ना कहीं वो तेजी पकड़ रहा था। इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने कहीं ना कहीं पीक पर पहुंचने ही वाला था, क्योंकि इस समय आपको पता होगा 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था अंडर A.O. ह्यूम साहब। और कहीं ना कहीं इसी टाइम पर, यही वो टाइम पीरियड है जब भारतीयों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। किसको लेकर? जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं उनमें एक तरीके से इंडियंस अपनी डिमांड बढ़ा रहे थे कि हमको भी वहां पर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ऐसे में जो ओवरऑल भारत के जो लोग थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इसी क्रम में कई सारे सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं, जो न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, मैगजीन्स हुआ करती थी, वो छपा करती थी। और वे क्या करती थी? वे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी, वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी, उनके कामों को, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी। तो इन्हीं न्यूज़पेपर्स को एक तरीके से दबाने के लिए, या फिर कह सकते हैं मजलिंग करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए लाया गया था द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 14, 1889। दोस्तों OSA 1889 जो है, जो ये आया था, इसको 2 बार संशोधित भी किया गया है। अभी तक इसमें 2 बार अमेंडमेंट भी किया गया है। एक बार किया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन साहब के टाइम पर, और दूसरी बार इसमें किया गया था 1923 में। 1923 में इसमें चेंज किया गया था। दोस्तों, ये जो OSA है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये क्या करता है? तो ये मुख्य रूप से 2 बातों को कंट्रोल करने का काम करता है। 2 बातें कौन कौन सी? एक तो स्पाइंग और दूसरा, यहां लिखा हुआ देखिए, एक तो स्पाइंग और एस्पियोनेज, और दूसरा जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ द सीक्रेट ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई भारत सरकार के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने का काम करता है तो ये उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों। तो एक तो काम क्या हो गया इसका? स्पाइंग को रोकना। स्पाइंग मतलब जासूसी या गुप्तचरी या खुफिया जानकारी। और दूसरा क्या हुआ? तो भारत सरकार से संबंधित यदि कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे डिस्क्लोज करना। ये इन दोनों को कवर करता है इस एक्ट के, यानी कि OSA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, इसका जो सेक्शन 3 है वो बताता है कि इसके अंतर्गत एक तरीके से कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट्स, डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। और इसी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 5 है वो ये बताता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन को देने वाला और उसे प्राप्त करने वाला, यानी कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो होगी उसको देने वाला और उसको प्राप्त करने वाला, ये दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही दोषी होंगे। ये दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही दोषी होंगे और इनको पनिशमेंट दिया जाएगा। इनको पनिशमेंट दिया जाएगा अंडर OSA। दोस्तों, यहीं पे समझ लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन OSA के अंतर्गत सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन OSA जो कि आप पढ़ रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसके अंतर्गत कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट है या नहीं है, इसका निर्धारण OSA नहीं करता है दोस्तों। OSA नहीं बताता कि कौन सी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है और कौन सी सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में जो सरकारी मंत्रालय, जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं,
उनके द्वारा द मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराई गई हैं, ये बताती हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन सीक्रेट होगी। ओएसए सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। जानकारी कौन देता है? द मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस 1994। देखिए दोस्तों, सीक्रेट इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, या किसी भी सूचना की संवेदनशीलता के आधार पर कि वो कितनी संवेदनशील है, वो कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। It can be classified into 4 parts. The first one is top secret, second one is secret, थर्ड होगा confidential और फोर्थ होगा restricted। दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने, उनकी जो एक तरीके से संवेदनशीलता है या जो उनकी सेंसिटिविटी है, उसके बेस के ऊपर उनको 4 बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड द फोर्थ वन इज रिस्ट्रिक्टेड। दोस्तों, टॉप सीक्रेट वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके डिस्क्लोज होने से, जिसके बाहर आने से भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी या इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेटन पहुंच सकता है, इसको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, मान लीजिए एनसीए है। एनसीए दोस्तों, एनसीए क्या है? तो यह है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसकी गवर्निंग काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं या जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद पीएम होते हैं। अगर इस बॉडी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चली गई तो वो टॉप सीक्रेट में आती है। तो इस इंफॉर्मेशन को किसी भी आधार पर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारत की सुरक्षा या उसका इंटरेस्ट खतरे में आ सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, यहां पर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, बालाकोट स्ट्राइक किया गया था। बालाकोट स्ट्राइक किया गया था, उसमें कैबिनेट के मिनिस्टर तक को नहीं पता था, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे उन तक को नहीं पता था कि कहां पर स्ट्राइक होने वाली, सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन भी किसके अंदर आती है? टॉप सीक्रेट के अंदर। तो ये वे इंफॉर्मेशन है जो टॉप सीक्रेट के अंदर आती हैं और जिनको किसी भी बेस पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अगली जो कैटेगरी है वो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन की। दोस्तों, सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं उसी लेवल को टच करती है। इससे भी भारत की नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट प्रभावित हो सकते हैं, इस पर डैमेज होने का खतरा बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, डिफेंस परचेसिंग की बात करते हैं। डिफेंस परचेसिंग, दोस्तों आपको पता होगा कि भारत सरकार डिफेंस के इक्विपमेंट अलग अलग कंट्रीज से खरीदती है। जैसे कि अभी हाल ही में रफाल खरीदा गया है, पता ही होगा आप लोगों को। तो इसमें अगर डिफेंस परचेसिंग है तो इसके बारे में जानकारी सिर्फ किसके पास होती है? जो डिफेंस एक्विजिशन कमेटी होती है, जो डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है उसके पास होगी इसकी इंफॉर्मेशन। और इसके हेड कौन होंगे? तो खुद जो रक्षा मंत्री हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो होंगे। इससे जुड़ी जो डिफेंस परचेसिंग से जुड़ी जानकारियां हैं वे भी बाहर साझा नहीं की जाती हैं, वे रखी जाती हैं अंडर सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो इनको भी बाहर नहीं लाया जाता। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड कैटेगरी कौन सी है? तो ये है कॉन्फिडेंशियल। दोस्तों, कॉन्फिडेंशियल अगर आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, भारत सरकार के जो डिफरेंट मिशंस हैं, जैसे जो आईबीज ऑर्गेनाइज करती हैं या जो रॉ ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब आती है कॉन्फिडेंशियल में। इसको भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है। इससे गवर्नमेंट को एम्बरस का सामना करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। तो इनको रखा जाता है कॉन्फिडेंशियल में, जो मिशन है, डिफरेंट मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। एंड द फोर्थ वन इज रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन। वो सूचना जो एक तरीके से केवल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होगा, जिस भी डिपार्टमेंट की बात है, सपोज कीजिए गृह मंत्रालय की या फिर होम मिनिस्ट्री की बात कर ले, तो अगर वो इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है टू होम मिनिस्ट्री, तो केवल होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास ही अथॉरिटी है उस इंफॉर्मेशन को एक तरीके से कम्युनिकेट करने की, अदरवाइज वो भी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। तो इन 4 बेसिस पर मैंने कहा इसको क्लासिफाइड किया जाता है सीक्रेट, जो सीक्रेसी है इंफॉर्मेशन की। पहला कौन सा हो गया? तो टॉप सीक्रेट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? सीक्रेट हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? कॉन्फिडेंशियल। और चौथा कौन सा हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया दोस्तों। तो ये 4 आधारों पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की, तो दोस्तों उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में आ सकती है, उसे आप डिमांड कर सकते हैं भारत सरकार से, आपको वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, इसके पहले भी कुछ केसेस आए हैं जो ओएसए से रिलेटेड हैं। जैसे मैं बात करूं, पहला है कुमर नारायण स्पाई केस। कुमर नारायण स्पाई केस, दोस्तों ये केस राष्ट्रपति भवन सचिवालय जो है, जो प्रेसिडेंट हाउस जो सेक्रेटरीट है,
उसमें और पीएमओ के 12 मेंबर्स, 12 सदस्य, 12 फॉर्मर एम्प्लॉयज जो थे, जो उनको ओएसए के तहत दोषी पाया गया तथा उन्हें 10 वर्ष का कारावास दिया गया था। और इन पर आरोप क्या लगा था? इन पर आरोप लगा था कि भैया इन्होंने फ्रांस, पोलैंड और जर्मन दूतावासों के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल कोड को साझा करने का प्रयास किया है, यानी कि शेयर करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, एक और केस आया था, नाम्बी नारायण केस। ये इसरो स्पाई केस के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि ये बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो नाम्बी नारायण केस था, ये बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इन पर ट्रायल हुआ था काफी टाइम तक और बाद में इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके अलावा एक और केस था दोस्तों, माधुरी गुप्ता। माधुरी गुप्ता केस, ये थी फॉर्मल डिप्लोमेट दोस्तों, और इन पर आरोप लगा था, ये इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में थी, और इन पर आरोप था कि इन्होंने आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत की रॉ है, वैसे ही पाकिस्तान की कौन है? पाकिस्तान की आईएसआई है। इंडिया की कौन है? रॉ है। तो ऐसे में इन पर आरोप लगा था माधुरी जी पर कि इन्होंने आईएसआई को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की थी, और जिसके लिए इनको 3 वर्ष की सजा भी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ केसेस थे जो रिलेटेड थे ओएसए या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से। इसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो अब आते हैं ओएसए वर्सेस आरटीआई। आरटीआई 2005, आप सबने पढ़ाई होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। आरटीआई 2005 दोस्तों आप लोगों को या भारत के सभी नागरिकों को अधिकार देता है राइट टू इंफॉर्मेशन का, या सूचना को प्राप्त करने का अधिकार। अब दिक्कत कहां आ रही है? इसको ओएसए वर्सेस आरटीआई क्यों लिखा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ओएसए और आरटीआई के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इनमें विवाद हो जाता है। It has been often argued that the law is in direct conflict with RTI Act 2005। भैया आरटीआई जो है वो आपको सूचना देने का काम कर रहा है। आपको जो भी सूचना चाहिए, जैसे सपोज कीजिए आपके यहाँ रोड बन रहा है, अब आपको जानना है कि इस रोड की कीमत क्या है, लेंथ क्या है, कौन बना रहा है, उसकी फेयरनेस क्या रहेगी, इन सब के बारे में आप आरटीआई डालिए, आपको 30 डेज के अंदर वो आरटीआई का जवाब भारत सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा, जो पर्टिकुलर मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दिक्कत कहां आ रही है? आरटीआई आपको देता है जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि और इसी के तहत देखिए, और ये जो जानने का अधिकार है, इसी के तहत जो आरटीआई का सेक्शन 22 है, आरटीआई के जो सेक्शन नंबर 22 है, वो बताता है कि आरटीआई, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, तो आरटीआई एक्ट के जो नॉर्म्स हैं वो किसी भी एक्ट को प्राइमेसी होंगे, आई मीन लाइक वो उस पर प्रायर होंगे, आपको जानकारी देनी ही पड़ेगी। आरटी एक्ट के सेक्शन 22 में कहा गया है कि कोई भी कानून इंक्लूडिंग ओएसए आरटीआई को प्राथमिकता देगा। ठीक है, यानी कि आपने जो पूछा है आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट आरटीआई का ही सेक्शन 8 एंड 9, देखिए दोस्तों यहां थोड़ा सा खुद इसी में कॉन्फ्लिक्ट है, आरटीआई में खुद में कॉन्फ्लिक्ट है। इसका सेक्शन 22 क्या बोल रहा है कि सभी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, यानी कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, चाहे वो ओएसए से रिलेटेड ही क्यों ना हो। बट इसी एक्ट का, यानी कि जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसी एक्ट का सेक्शन 8 एंड 9 जो है दोस्तों, वो ये कहता है कि आरटीआई हैज सेड दैट द गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज, भारत सरकार कुछ इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज भी कर सकती है, देने से मना कर सकती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट बोलकर। यानी कि एक सेक्शन 22 है, वो बोलता है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इंक्लूडिंग ओएसए, जबकि आरटीआई एक्ट का 8 और 9 जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि भारत सरकार आपको कोई इंफॉर्मेशन देने से मना करती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट बोलकर। तो खुद आरटीआई में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो ऐसे में जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो इसको एक तरीके से लूप होल के तौर पर देखते हैं दोस्तों। तो ये था आपका पूरा टॉपिक ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।